गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मृदा क्षरण एवं संरक्षण। हम पढ़ेंगे मृदा क्षरण की परिभाषा। भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। मृदा का पृथक्करण तथा परिवहन मृदा क्षरण कहलाता है। मृदा क्षरण जो होता है यहाँ हवा एवं पानी के द्वारा होता है, यानी कि मृदा किसी स्थान पर जमी हुई है और वहाँ से हटकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा क्षरण कहलाता है। इसी मृदा क्षरण को बचाने की क्रिया को हम मृदा संरक्षण कहते हैं। मृदा क्षरण के प्रकार। प्रकृति में मृदा क्षरण दो प्रकार से होता है। फर्स्ट है प्राकृतिक क्षरण। वनस्पति से ढकी हुई मृदा की प्राकृतिक रूप से हवा तथा जल द्वारा लगातार और धीरे धीरे क्षरण को प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। यानी मृदा को प्राकृतिक रूप से अपने स्थान से हट जाना। प्राकृतिक रूप यानी हवा या जल के द्वारा। इसमें कोई विशेष या फिर ज़्यादा हानि नहीं होती, क्योंकि यह क्षरण होने में काफ़ी अधिक समय लगता है और इस क्षरण को किसी मनुष्य द्वारा रोका नहीं जा सकता है। दूसरा पॉइंट है त्वरित क्षरण। जब भूमि की वनस्पति को पशुओं द्वारा चराकर, खोदकर या जोतकर समाप्त कर दिया जाता है तो भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है। ऐसी मिट्टी में पानी व हवा के विघ्न द्वारा अलग अलग होने की गति मृदा निर्माण से कहीं ज़्यादा होती है। इस प्रकार के क्षरण को हम त्वरित क्षरण कहते हैं। यह दो प्रकार से होता है, जल एवं वायु के द्वारा क्षरण होता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे जल द्वारा क्षरण, वाटर इरोजन। आवरण रहित नग्न भूमि पर जब वर्षा की बूंद गिरती है तो उस वर्षा की बूंद के चोट के कारण मृदा के कण इधर उधर बिखर जाते हैं। इस प्रकार खेत की उपजाऊ मिट्टी का जल के साथ क्षरण हो जाता है अथवा वह जल के साथ बहकर चली जाती है। जल द्वारा मृदा के कटने एवं बहने की क्रिया को ही हम जलीय क्षरण कहते हैं। जल द्वारा क्षरण निम्न प्रकार से होता है। फर्स्ट है बौछार क्षरण। यह मृदा क्षरण की एक प्रारंभिक अवस्था है। इसमें जब वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो मृदा कणों को अपने मूल स्थान से अलग अलग कर देती हैं। इसमें भूमि की जल प्रवेश क्षमता भी कम होती है। यह क्षरण वर्षा की बूंदों के आकार एवं घनता से प्रभावित होती हैं, यानी कि इसमें पानी की बूंदें जितनी अधिक होगी या फिर बड़ी होगी उससे मृदा का क्षरण भी अधिक होगा। दूसरा है परत क्षरण। बूंदों द्वारा कणों के बिखरने के पश्चात वर्षा का जल पूर्ण सतह पर मिट्टी की पतली तह को अपने साथ बहा कर ले जाता है। इस प्रकार खेत की उपजाऊ मृदा की ऊपरी तह समान रूप से खेत में फैल जाती है। यह परत क्षरण कहलाता है। यानी मृदा की जो सबसे ऊपरी परत होती है उस परत को मृदा जल के साथ बहकर चली जाती है। उस क्षरण को हम परत क्षरण या शीट इरोजन कहते हैं। परत क्षरण के बाद आता है ड्रिल क्षरण। परत क्षरण समतल भूमि में होता है, लेकिन पूरा खेत बिल्कुल समतल तो होता ही नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं ढाल जरूर होती है। जब वो पानी ढाल की ओर बहने लगता है तो खेत में छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं। ये नालियाँ धीरे धीरे चौड़ी होने लगती है। हालांकि ये नालियाँ जुताई के समय समाप्त हो जाती है एवं नमी व तुरंत जोते हुए खेत में यह क्षरण ज़्यादा होता है। ढलान वाली एवं खाली भूमि में यह क्षरण ज़्यादा होता है। तो यह है
रेल क्षरण। अगला है अवनालिका क्षरण। यहाँ रेल क्षरण की बढ़ती हुई अवस्था है। जब ढाल अधिक होता है तो रेल क्षरण द्वारा बनाई गई नालियाँ इतनी चौड़ी और गहरी हो जाती हैं कि उपजाऊ मिट्टी के कटने के बाद मृदा भी कटने लगती हैं। इस प्रकार की कटाव को अवनालिका या नालीदार क्षरण कहते हैं। ये नालियाँ साधारण जुताई आदि के द्वारा समाप्त नहीं होती हैं। इन मृदाओं में कृषि कार्य करना बहुत ही अधिक कठिन कार्य होता है। जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है जलवायु। वर्षा की गहनता, अवधि तथा आवृत्ति को मृदा क्षरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि वर्षा की गहनता कम हो तो ज़्यादा समय तक वर्षा होने पर भी क्षरण कम होता है। इस प्रकार गहनता के साथ थोड़े समय में होने वाली वर्षा से भी क्षरण अधिक नहीं होता है। यदि वर्षा की मात्रा और गहनता दोनों ही अधिक हो तो मृदा का क्षरण भी अधिक होगा। अगला पॉइंट है स्थलाकृति। ढालू भूमि पर क्षरण ज़्यादा होता है क्योंकि पानी के बहने की तेज गति होती है। उसकी मिट्टी काटने व बहाने की शक्ति बढ़ जाती है। अधिक ढाल पर जल को भूमि में सोखने में कम समय लगता है। ढाल की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कटाव अधिक होगा। नेक्स्ट है मृदा के गुण। बलुई मृदा की कणों का बिखराव ज़्यादा होता है, जबकि मटियार मृदा के कण आपस में अधिक दृढ़ता से चिपके रहते हैं। ऊसर भूमि में शीघ्र घुल जाती है और पानी के साथ बह जाती है। बलुई मृदा पानी को कम सोख पाती है, लेकिन मटियार भूमि में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होने से जल शोषण क्षमता बढ़ जाती है और कणों को बांधने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे मृदा का क्षरण बहुत ही कम होता है। अगला है वनस्पति का प्रभाव। जितने अधिक पेड़ पौधे उतना ही अधिक जल मिट्टी द्वारा सोखा जाएगा। पेड़ व घास के जड़ों मृदा के कणों को आपस में बांधे रखती हैं और पत्तियां वर्षा की बूंदों को मृदा कणों से टकराने से पहले ही रोक देती है। इस प्रकार वनस्पति भूमि क्षरण को कम करने में सहायक होती है। जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतना ही मृदा का क्षरण कम होगा। मानवीय कारक। मनुष्य द्वारा खेती का सही ढंग न अपनाने से भी मृदा क्षरण अधिक होता है। ढालू भूमियों पर ढाल की दिशा में कृषि कार्य करना, नदी किनारे तक खेती करना, खाद का प्रयोग किए बिना लंबे समय तक एक ही फसल उगाना आदि ऐसे मानवीय कारक हैं जो जलीय क्षरण को बढ़ावा देते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे जलीय क्षरण को रोकने की विधियाँ। मृदा संरक्षण की जैविक विधियाँ, बायोलॉजिकल मेथड। फर्स्ट आएगा शस्य संबंधित विधियाँ, इसमें भी वापस फर्स्ट रहेगा समोच्च खेती। समान ऊंचाई की भूमि पर बनी हुई रेखा को हम कंटूर कहते हैं। समस्त कृषि कार्य और फसलों की बुआई ढाल के विपरीत करते हैं। यदि ढाल कम हो तो कंटूर की दूरी कम होगी और यदि ढाल कम हो तो कंटूर के आपस में दूरी भी अधिक हो सकती है। ढालू जमीन पर कंटूर बनाने से वर्षा का पानी रुक रुक कर आगे बढ़ता है, जिससे मृदा द्वारा सोख लिया जाता है और बाहर कम बह पाता है, अतः मृदा क्षरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ढालू खेत हम बनाएंगे तो जिससे पानी जो आएगा वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आएगा। सेकंड पॉइंट है भूपरिष्करण, टिलेस। भूपरिष्करण की सही विधियाँ और औजारों के अपनाने से मृदा की संरचना ठीक हो जाती है। बारानी क्षेत्रों में गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि खरपतवार नष्ट हो जाए तथा मृदा में पानी का अवशोषण अधिक हो। इससे भू क्षरण कम हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पलवार मल्चिंग। खेत को घास तथा पौधे के डंठलों द्वारा ढक कर मृदा क्षरण को काफ़ी
कम किया जा सकता है। पलवार वर्षा की बूंदों को मृदा पर सीधे प्रहार करने को कम करता है तथा जड़ें, तने, पत्तियां आदि मृदा की सतह पर पानी के वेग को कम करते हैं तथा साथ ही मृदा संरचना को भी सुधारते हैं। पलवार में हम किसी प्लास्टिक शीट या फिर कृषि के अवशेष को हम मृदा पर बिछाकर प्रयोग करते हैं। यह क्रिया पलवार की क्रिया या मल्चिंग क्रिया कहलाती है। अगला पॉइंट आता है फसल चक्र। मृदा संरक्षण के लिए अपनाए गए फसल चक्रों के यह सिद्धांत रखा जाता है कि अधिकाधिक समय तक घास एवं दलहनी फसलों के मिश्रण से भूमि को आच्छादित यानी ढका रखा जाए। उपयुक्त फसल चक्र अपनाने से मृदा का क्षरण कम होता है एवं जल संरक्षण अच्छा होता है तथा भूमि की उपजाऊपनता भी बढ़ती। अगला पॉइंट है पट्टियों में फसल बोना। इस प्रणाली में फसलें ढाल के विपरीत समानांतर पट्टियों में भू क्षरण अवरोधी तथा निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलें एकांतर पट्टियों में उगाई जाती हैं, जिससे ऊपर से बहकर आई मिट्टी और पानी रुकते रहते हैं और क्षरण भी नहीं होता है। अगला पॉइंट है घास संबंधित उपाय। उगाई गई क्षेत्रीय फसलों के मध्य घास की पट्टियां बो देने से मृदा क्षरण में मदद मिलती है। फसल चक्र में अन्य फसलों के साथ घासों को उगाने की विधि को हम ले फार्मिंग कहते हैं। इसमें खाली पड़ी हुई भूमि पर हम घास लगा सकते हैं या फसल की पट्टियों के मध्य हम घास उगा सकते हैं। यह घास है नेपियर घास, दूब घास, अंजन घास, पेनिक घास आदि हो सकती हैं। अगला पॉइंट है वृक्षारोपण। वृक्ष मृदा क्षरण को रोकने के लिए सबसे अच्छे साधन है। वृक्ष वर्षा की बूंदे को सीधे जमीन पर नहीं गिरने देते तथा पानी की चोट को स्वयं सहन कर लेते हैं। जमीन पर पानी के बहाव को रोकती हैं। वृक्षों की पत्तियां मल्च का काम करती हैं और भूमि को जीवांश भी प्रदान करती हैं, जिससे मृदा की भौतिक दशा में भी सुधार होता है। अब हम पढ़ेंगे मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियाँ। यांत्रिक का मतलब होता है किसी यंत्र के द्वारा प्रयोग करना। फर्स्ट आएगा क्यारी या थाला बनाना। इसमें पौधे के चारों ओर हम थाला या फिर क्यारी बनाकर मृदा क्षरण को हम रोक सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आएगा अधो भूमि की गहरी जुताई करना। इस विधि में हम भूमि की अंदर की गहरी परत को तोड़ देते हैं, जिससे जल धारण क्षमता बढ़ती है एवं वर्षा के जल का संरक्षण भी किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कंटूर या टेरेस बनाना। इसमें ढालू भूमि में हम समान अलग अलग भागों में बांटकर चबूतरे बना देते, जिससे मृदा का क्षरण कम होता है। अगला पॉइंट है कंटूर खाई बनाना। 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर गहरी तथा उपयुक्त लंबाई की खाइयाँ उचित अंतराल पर खोदी जाती है। इन खाइयों में पेड़ों की रोपाई की जा सकती है।